एक और पॉजिटिव क्वार्टर के बाद पेटीएम का कमबैक फाइनली कंप्लीट हो चुका है। वहीं सरकार ने ओला या टीवीएस के बजाय एथर पर ही 200 करोड़ रुपए का ईवी बेट क्यों लगाया? और क्या स्काई रूट का रॉकेट इंडिया के लिए नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है? और एंड में होगी ट्रेंडिंग न्यूज। बीएसई के सात्विक इंडेक्स के बाद अब एनएसई भी लेकर आ गया है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। व्हाट इज इट अबाउट? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़ी क्लियर डेटा बैक्ड एनालिसिस डेली चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। आपने नोटिस किया, पिछले 2 सालों से पेटीएम के हर क्वार्टरली अर्निंग सीजन में हर इन्वेस्टर बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आरबीआई के क्रैकडाउन के बाद पेटीएम सर्वाइव कर पाएगा? लेकिन आज वो सवाल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब मार्केट्स और एक्सपर्ट्स एक बिल्कुल नया सवाल पूछ रहे हैं, क्या पेटीएम एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल और सेल्फ सस्टेनिंग फिनटेक पावर हाउस बन पाएगा? क्योंकि इस क्वार्टर पेटीएम ने न सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, बल्कि 2 ऐसे बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो कि बताते हैं कि कंपनी अगले 3 से 5 सालों में कहां जाना चाहती है। आइए इन सारे डेवलपमेंट्स को और नंबर्स को डीकोड करते हैं। पहले बात करते हैं क्वार्टरली नंबर्स और ऑपरेशनल हेल्थ की। जून क्वार्टर में पेटीएम का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 28% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2448 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 79% ईयर ऑन ईयर जंप करके 220 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। उनका एबिटा भी तेजी से सर्ज हुआ है, जो कि ये दिखाता है कि उनका ऑपरेटिंग लेवरेज और मोनेटाइजेशन मॉडल पहले से काफी बेटर हो रहा है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की बात नहीं है, ये क्वालिटी ग्रोथ है, जहां पर टॉप लाइन रेवेन्यू के साथ साथ बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी भी रियल कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अर्निंग्स नंबर्स में नहीं है, बल्कि उनके बोर्ड रूम डिसीजन से आया है। कुछ ही दिनों पहले पेटीएम ने यह अनाउंसमेंट किया था कि वो अपना पहला बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं। नेचुरली रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई थी, लेकिन बोर्ड ने इस प्रपोजल को फिलहाल शेल्व कर दिया है। इनिशियल ग्लांस में यह डिसीजन रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, पर मैनेजमेंट का लॉजिक काफी सॉलिड है। कंपनी ने यह साफ कहा है कि शॉर्ट टर्म स्टॉक एक्साइटमेंट के लिए बोनस शेयर्स बांटने के बजाय वो इस कैपिटल को बिजनेस एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी स्केलिंग और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर यूज करना चाहते हैं। ये मार्केट को एक क्लियर सिग्नल है कि पेटीएम अब मार्केट सेंटिमेंट के बजाय प्योर एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुआ है। आरबीआई की रेगुलेटरी डिस्ट्रप्शंस के बाद मोस्टली लोगों को यह लगा था कि पेटीएम वॉलेट इकोसिस्टम परमानेंटली खत्म हो चुका है और यूपीआई ने इसे कंप्लीटली रिप्लेस भी कर दिया है। लेकिन पेटीएम के पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस का रिवाइवल इस पूरे के पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पेटीएम के पास अब वापस मौका है अपने वॉलेट यूसेज को रीबिल्ड करने का, खासकर उन स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस में जहां पर प्रीपेड वॉलेट्स रेगुलर यूपीआई के मुकाबले फास्ट चेकआउट, जीरो ट्रांजैक्शन फेलियर रेट्स और बेटर रिफंड मैकेनिज्म्स ऑफर करते हैं। कंपनी के लिए ये उनके मर्चेंट पेमेंट्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल कमर्शियल इकोसिस्टम में एक नया मोनेटाइजेशन लेयर ऐड करेगा। बेसिकली मार्केट अब ये नहीं देख रहा है कि पेटीएम ग्रो कर सकता है या नहीं, वो पहले ये प्रूव कर चुके हैं। रियल क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि क्या हायर रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली हायर नेट प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होंगे? क्या पीपीआई वॉलेट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाएगा? क्या पेटीएम मार्जिन्स को बिना लूज किए अपने लेंडिंग और मर्चेंट नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकता है? What do you think? शेयर कीजिए कमेंट्स में। हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो आप जैसे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर है। जब कोई गवर्नमेंट बैक्ड फंड किसी स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो वो उसके पीछे केवल फाइनेंशियल रिटर्न्स ही फैक्टर नहीं होता, प्रॉबेबली वो देश की प्रायोरिटी को भी बैक कर रहा होता है। और यही बड़ा रीजन है कि इंडिया के सॉवरेन लिंक्ड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF ने एथर एनर्जी में एक मेजर स्ट्रेटेजिक स्टेक लेने का डिसीजन लिया है। बट फिर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जब ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प पहले से ही ईवी 2 व्हीलर मार्केट में आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार ने आखिर एथर को ही क्यों चुना? लेट्स डीकोड। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। गवर्नमेंट बैक्ड NIIF ने अपने स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड के जरिए एथर एनर्जी में एक मीनिंगफुल इक्विटी पोजीशन लेने का ऐलान किया है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि NIIF कोई मिनिस्ट्री नहीं है जो कि सब्सिडीज बांटे। ये एक प्रोफेशनल सॉवरेन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट फंड की तरह काम करता है। बट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के बियॉन्ड NIIF ये भी देखता है कि किस इन्वेस्टमेंट से इंडिया की लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी। तो आखिर एथर को ही ये बैकिंग क्यों मिली? क्योंकि इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन का पहला फेज पूरा हो चुका है। पहले सरकार का गोल सिंपल था, फेम सब्सिडीज देकर ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा ईवीज को उतारना। लेकिन अब पॉलिसी मेकर्स का ध्यान एक बड़े सवाल पर है।
क्या इंडिया सिर्फ ईवीज असेंबल करेगा या दुनिया का ग्लोबल ईवी टेक्नोलॉजी हब बनेगा? मार्केट के मोस्ट पॉपुलर ईवी स्टार्टअप्स अक्सर बाहर से कंपोनेंट्स जैसे कि चिप्स, बैटरीज, सेल्स ये सब इंपोर्ट करके इंडिया में उसे सिर्फ असेंबल करते हैं। इससे बिल्कुल उलट एथर ने सालों मेहनत करके अपना टेक स्टैक इंटरनली बिल्ड किया है। लाइक उनका इन हाउस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टम व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डेडिकेटेड मोटर कंट्रोल सिस्टम्स और साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। वो सारे एरियाज जहां पर इंडिया अपने इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। दूसरा बड़ा रीजन है चाइना फैक्टर। आज ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन पर चाइना का कंप्लीट डोमिनेशन है, बैटरीज और प्रोसेसिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तक। जियोपॉलिटिकल टेंशन या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के दौरान इतनी हैवी डिपेंडेंस इंडिया के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकती है। एथर जैसी डीप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज को सपोर्ट करके इंडिया अपनी लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन रेजिलियंस को बनाना चाहता है। द टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के दूसरे स्कीम्स जैसे कि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी ACCPLI, सेमीकंडक्टर पॉलिसी और ऑटो कंपोनेंट इंसेंटिव्स को भी डायरेक्टली सपोर्ट करता है। बेसिकली गवर्नमेंट अब सिर्फ इंसेंटिव्स देने के बजाय पेशेंट सॉवरेन कैपिटल देकर लॉन्ग टर्म टेक लीडर्स खड़ा कर रही है। इट इज अ मोर पेशेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्या इसका मतलब एथर ईवी रेस जीत चुका है? नॉट रियली। ईवी टू व्हीलर स्पेस में अभी भी काफी ब्रूटल कंपटीशन है। टीवीएस, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक सभी हैवी कैपिटल के साथ अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। कंटिन्यूअस डिस्काउंटिंग से ऑपरेटिंग मार्जिन्स अंडर प्रेशर है। एथर को अभी भी स्केल बढ़ाकर लॉसेस कम करके प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करना बाकी है। फॉर इन्वेस्टर्स दिस इन्वेस्टमेंट सेंड्स अ डिफरेंट सिग्नल। आपने देखा होगा कि मार्केट्स अक्सर क्वार्टरली मार्जिन्स और मंथली डिलीवरी वॉल्यूम्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन NIIF जैसा सॉवरेन कैपिटल 10 साल आगे का विजन देखता है। विल दिस कंपनी हेल्प क्रिएट डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगी? क्या ये नेक्स्ट डेकेड में ग्लोबली कंपेटिटिव बन सकती है? दीज क्वेश्चंस मैटर बिकॉज दे डिसाइड वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज। सो व्हाट इज द बिगर टेक अवे? ये सिर्फ एथर में इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरफ बढ़ रही है। फोकस सिर्फ ईवी अडॉप्शन नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट जनरेशन ईवी टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चर हो। क्या आपको लगता है कि इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली एथर लेगेसी जायंट्स जैसे कि टीवीएस, बजाज और हाई वॉल्यूम प्लेयर्स जैसे कि ओला को पीछे छोड़कर इंडिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन पाएगी? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अब थर्ड स्टोरी, क्या इंडिया $600 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के साथ वही कर सकता है जो उसने 1990s में आईटी इंडस्ट्री के साथ किया था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सिर्फ 3 दिनों पहले कुछ हिस्टोरिक हुआ है। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना विक्रम 1 रॉकेट सक्सेसफुली अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही इंडिया यूएस और चाइना के बाद दुनिया का सिर्फ तीसरा देश बन गया है जहां प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंच पाया। अब यहां पर एक जरूरी बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो स्काई रूट का टेस्ट था वो एक्चुअली पहला ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट था, कोई कमर्शियल मिशन नहीं था। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इसी वजह से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहला ही टेस्ट सक्सेसफुल रहा है तो अगला सवाल नेचुरली ये उठता है कि क्या ये एक रिपीटेबल कमर्शियल एक्सपोर्ट बिजनेस बन सकता है? और इसका आंसर समझने के लिए हमें 30 सालों पहले जाना पड़ेगा। कई डेकेड्स तक इंडिया की स्पेस स्टोरी सिर्फ इसरो के अराउंड ही घूमती थी। फोकस था चंद्रयान, वेदर सैटेलाइट्स, नेविगेशन और नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन विक्रम 1 ने इस स्टोरी को बदल दिया है, क्योंकि ये इसरो का रॉकेट नहीं था, उसे प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। और यहीं से इंडिया की स्पेस इकोनॉमी गवर्नमेंट लेड मिशन से कमर्शियल बिजनेस की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब वही आईटी इंडस्ट्री वाला एग्जांपल याद कीजिए। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो ग्लोबल जायंट्स इसलिए नहीं बने थे क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर मार्केट सबसे बड़ा था। वो इसलिए बने थे क्योंकि उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग टैलेंट को दुनिया भर के क्लाइंट्स तक एक्सपोर्ट किया था। स्काई रूट और दूसरे कई इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, बस इस बार सॉफ्टवेयर नहीं, स्पेस सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगी। जापान, जर्मनी या यूएई की सैटेलाइट कंपनी अपना सैटेलाइट इंडिया भेज सकती है। लॉन्च श्रीहरिकोटा से होगा और पेमेंट इंडियन कंपनी को मिल जाएगा। मतलब विदाउट सेटिंग अप फैक्ट्रीज अब्रॉड, इंडिया ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। ये एक जीरो फुटप्रिंट एक्सपोर्ट बिजनेस है। लेकिन डिमांड क्या एक्चुअली इतनी बड़ी है? एक्चुअली काफी बड़ी है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू आज $600 बिलियन से ज्यादा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एस्टिमेट्स के मुताबिक 2035 तक ये $1.8 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकती है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डिफेंस और आईओटी के लिए अगले कुछ सालों में हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे।
चैलेंज यहाँ पर यह है कि डेडिकेटेड लॉन्च कैपेसिटी उतनी फास्ट ग्रो नहीं हो रही है। स्पेसएक्स राइट शेयर मिशन ऑफर करता है, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम होती है। लॉन्च डेट, ऑर्बिट और डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए कई सैटेलाइट कंपनीज डेडिकेटेड लॉन्च के लिए प्रीमियम देने को भी रेडी होती हैं, और एग्जैक्टली यही अपॉर्चुनिटी स्काई रूट जैसी कंपनीज टारगेट कर रहे हैं। दूसरा बड़ा रीजन है पॉलिसी रिफॉर्म्स। पहले प्राइवेट कंपनीज का इंडिया के स्पेस सेक्टर में जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन इन स्पेस के बाद इकोसिस्टम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन हो गया है। आज हजारों नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज रजिस्टर हो चुकी हैं, गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट दे रही है और स्टार्टअप्स लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट्स और स्पेस एनालिटिक्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम में स्काई रूट अकेला नहीं रहने वाला है। अग्निकुल लॉन्च व्हीकल्स बना रहा है, पिक्सल सैटेलाइट्स बना रहा है और कई स्टार्टअप्स पूरे स्पेस सप्लाई चेन को डेवलप कर रहे हैं। बट एक्साइटमेंट की बात तो यहाँ पर है, बट रियलिटी भी समझना जरूरी है। एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट का मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता है। कंपटीशन बहुत इंटेंस है। स्पेसएक्स, रॉकेट लैब और चाइनीज प्राइवेट कंपनीज पहले से रेस में हैं, और स्पेस बिजनेस में कस्टमर्स सिर्फ एक सक्सेसफुल लॉन्च नहीं देखते, वो देखते हैं कैन यू लॉन्च अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सेफली, रिलायबली एंड ऑन टाइम। यही टेस्ट कभी इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने भी पास किया था, अब बारी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री भी आईटी इंडस्ट्री जैसी ग्लोबल सक्सेस स्टोरी लिख सकती है? अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। एनएसई ने निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। ये इंडेक्स निफ्टी 500 यूनिवर्स से सिर्फ उन कंपनीज को सिलेक्ट करता है जिनकी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज एनिमल्स को इंटेंशनली हार्म नहीं करती, यानी कंपनीज इन्वॉल्व इन बिजनेसेस लाइक मीट प्रोसेसिंग, लेदर, फर और एनिमल टेस्टिंग जैसे सेक्टर्स को स्क्रीन आउट किया जा सकता है। ये लॉन्च बीएसई के सात्विक 100 इंडेक्स के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ है। दोनों इंडाइसेस एक नए ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग। सिंपल टर्म्स में अब इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ सेक्टर या मार्केट कैप चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि वो अपने पर्सनल वैल्यूज के हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकेंगे। If you want to know whether ethical investing या values based investing can actually generate market beating returns, then comment कीजिए BSC। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी आज? Tell me in the comments। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसे वीडियोस डेली देखने के लिए hit the subscribe button। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.